आज के इस क्लास में हम लोग जो है पीएच मान पढ़ेंगे। पीएच मान आप लोगों को पहले भी बताया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पीएच मान ये थोड़ा सा अलग है, ये बहुत कम अब पूछा जाता है। पीएच मान बेसिकली हम जो कहते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करने का एक आसान एवं उपयुक्त तरीका है। पीएच मान में पी का अर्थ होता है पावर और या स्ट्रेंथ, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। किसी घोल का पीएच मान वह संख्या जिसको 10 की घात ऋणात्मक बनाकर लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है हमारे पास। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन अगर देखेंगे तो 10 पावर माइनस एक्स या 10 पावर माइनस पी एच। एक्स यहाँ पर पी एच है। लाग हाइड्रोजन, ये फार्मूला है हमारा, लाग हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू लॉग 10 पावर माइनस पी एच या लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन को बोलते हैं। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, मेन फार्मूला हमारा जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो पीएच जो होता है हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणकीय ऋणात्मक मान को कहते हैं। सिंपल वे में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणकीय ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणकीय ऋणात्मक मान को पीएच मान। ये हमारा वैल्यू हो गई। मेन हमारा बस इतना ही है, ध्यान रखना है। इसको चाहे ऐसे लिख दो भैया, लॉग हाइड्रोजन आयन प्लस की पावर -1 या लॉग 1 अपॉन एच आयन। तो किसी घोल की पीएच उसके हाइड्रोजन सांद्रता की व्युत्क्रम के लघुगणक होती है। ये सिंपल वे में। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल ले लें, शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 10 पावर -7 होता है। माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की जगह पर 10 की पावर -7 रखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 7, तो लाग यम इंटू एन इक्वल टू होता है लाग यम प्लस लाग एन। लाग यम की वैल्यू हो गई log 1 प्लस log n की वैल्यू log 10 पावर -7। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ गया फॉर्मूला 7 log 10। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। पीएच का मान अगर मान लीजिए 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 के बराबर है तो उदासीन। किसी विलयन में पीएच अगर है तो पीओएच भी होता है। पीएच और पीओएच जो होता है वो टोटल 14 होता है। तो ये एक जनरल एक समझने के लिए, ये रटने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए हमारा पीएच का मान, एच का मान 2 तक आता है, पीएच 0 1 आता है प्रबल अम्लीय, 2 3 है तो अम्लीय, 4 तक है तो साधारण अम्लीय, 5 6 है तो निर्बल अम्लीय। इसी तरह 8 9 है तो मतलब 14 तक होता है, 0 से 14 तक। 14 जो है अत्यंत प्रबल क्षार है और 0 जो है प्रबल अम्ल है। तो इसी तरह से हम और चीज़ें कर सकते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे, अगर पीएच का पीएच मीटर मापन अगर हम करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें केवल आपको एक -2 मोलर HCl 1 लीटर, 10 पावर -3 मोलर HCl के 2 लीटर के साथ मिलाया गया। परिणामी विलयन में पीएच का परिकलन कीजिए, तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। तो M1V1 का मतलब 10 पावर -2 वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी प्लस इंटू 2 लीटर है। M3 निकालना है, तो ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इधर वाला। M3 कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। जब M3 आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर -3, तब उससे पीएच निकालेंगे। log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो माइनस सहित मल्टीप्लाई होगा तो -log 4 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे हम लोग। तो अगर -log 4 प्लस 3 log 10 अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो log 10 की वैल्यू 1, पूरा आंसर 2.398 आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को विशेष ध्यान देनी है। इसी तरह 10 पावर -2 नॉर्मल NaOH घोल का पीएच का मान क्या होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि NaOH में कौन सा आयन है। अगर आप देखेंगे तो NaOH में हमारा है OH। NaOH में देखा जाए तो हमारा OH है।
तो OH का मतलब हो गया कि 10⁻²। पीएच आयन और OH आयन की वैल्यू जो होती है 10⁻14 होती है। तो ये आयन आ जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻²। जब 10⁻² करेंगे तो ये आ जाएगा से डिवाइड होकर के 10⁻12। तो पीएच इक्वल टू आ गया माइनस लॉग 10⁻12। तो यह तो हो जाएगा 12 log 10 यानी 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, मतलब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, हालांकि बहुत कम पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन में। जितना पहले पढ़ाया गया है वो सब आपको पहले तैयार कर लीजिए। ये तो बात की बात है, ये भी आजकल ये कम पूछा जाता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कोर्स में है, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एक और हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए जब पहले सारे आ जाएं तब इसको आप इस पे मतलब आप जो है अपना कंसंट्रेशन दीजिए। एक और आता है, जैसे डिफिनीशन आता है प्रतिरोधक या बफर विलयन। तो बफर विलयन ऐसा विलयन है कि जो किसी भी अम्ल या क्षार उसमें मिलाएं तो अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम बफर विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड और उसका एक लवण है सोडियम एसीटेट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये एक अम्लीय बफर है। इस पूरे प्रक्रिया को आप लोग पढ़िए पूरा। अगर आप देखेंगे तो CH3 सुटेबल OH जब तोड़ेंगे आयनों में तो एसीटेट आयन देता है और हाइड्रोजन आयन। इसी तरह सोडियम एसीटेट को भी तोड़ेंगे तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन देता है ना। यानी पहले से ही मौजूद है विलयन में एसीटेट आयन जो कि सब आयन प्रभाव है, हाइड्रोजन और Na आयन भी है। अगर मान लीजिए हम इसमें HCl घोलते हैं तो HCl टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, Cl आयन देगा। हाइड्रोजन आयन चूंकि पहले से ही है तो अब हाइड्रोजन आयन पहली बात तो टूटेगा नहीं, अगर टूट भी गया तो जो मौजूद है एसीटेट आयन वो हाइड्रोजन आयन से जोड़ के फिर से एसिटिक एसिड बना लेगा जो कि पहले से ही विलयन में मौजूद है। यानी इसका मतलब अम्ल मिलाने पर इस विलयन ने अम्ल की प्रेजेंस को खत्म कर दिया, किसी भी तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं बढ़ पाई और पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा आप लेंगे तो मान लीजिए हमने एक क्षार मिला दिया, क्षार क्या NaOH। जब NaOH मिलाएंगे तो Na आयन बनेगा और OH आयन बनेगा, है ना, Na आयन और OH आयन। तो ये Na आयन पॉजिटिव है जबकि OH आयन निगेटिव। OH आयन जो है हमारा क्षार के कारण हुआ, लेकिन OH आयन का होना हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि पहले से ही Na आयन विलयन में मौजूद है तो NaOH पहली बात तो आयनीकृत नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये आयन में क्यों नहीं टूटेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम चीनी का संतृप्त विलयन ले लें जिसमें पहले से ही चीनी घुली हुई है और चीनी घोलेंगे तो नहीं घुलती है, उसी तरह से अगर कोई आयन पहले से ही मौजूद है तो वो आयन फिर से दूसरे आयन को नहीं आने देता है, अपने समान जो होता है। जैसे Na आयन पहले से मौजूद है तो Na आयन अब क्यों आएगा, यानी कम घुलित होगा। घुल भी जाएगा तो जो OH आयन है, क्योंकि हमारा बफर विलयन में OH आयन पहले से ही है तो उस H आयन से OH आयन जुड़ करके पानी के रूप में अलग हो जाएगा। इस तरह से ये उदाहरण हो गया हमारा अम्लीय बफर। अम्लीय बफर का उदाहरण है CH3 CH3 यानी बफर ऐसे विलयन है जो अम्ल या क्षार मिलाने पर उनकी उपस्थिति के कारण होने वाले पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी पीएच मान अपवर्तित रहता है, ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। एक उदाहरण देखिए क्षारीय बफर में NH4OH और NH4Cl। NH4OH को तोड़ेंगे तो अमोनियम आयन और OH आयन बनता है। इसी तरह NH4Cl को तोड़ेंगे तो NH4 आयन और Cl आयन, यानी कॉमन आयन हो गया NH4 आयन। अब इसमें हम एक अम्ल मिलाते हैं Cl। Cl में अगर मान लीजिए आयनों में टूट गया तो ये जो H आयन निकला वो पहले से ही मौजूद बफर विलयन में OH आयन से जोड़ के पानी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए हम क्षार मिलाते हैं, क्षार मतलब NaOH मिलाते हैं, तो पहले से ही OH आयन मौजूद है तो OH आयन तो टूटेगा नहीं। मान लीजिए टूटता भी है, आयनों में आता है, वो OH आयन अमोनियम आयन से जोड़ के NH4OH बना लेगा जो कि पहले से मौजूद है। तो NH4OH और NH4Cl का मिश्रण हमारा क्षारीय बफर कहलाता है। बफर विलयन का महत्व क्या है? ये हमारा वनस्पति तथा जंतु क्रिया विज्ञान में यूज किया जाता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में भी अध्ययन में किया जाता है। ये विभिन्न उद्योग, कागज, कपड़ा, रंग आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
इस तरह से हमारा पीएच मान का प्रयोग होता है। इसी से मिलता जुलता एक हमारा फार्मूला है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन मतलब इसको आप याद कर लीजिए, इस पे पहले आते थे प्रश्न, अभी नहीं आते हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन लेंगे, कल फिर हम लोग इसको करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको पूरा रीडिंग कर लीजिएगा आज। पीएच इक्वल टू हो जाता है फार्मूला पीके प्लस लाग लवण अपान अम्ल। इसी तरह पीओएच क्षार के लिए होता है, तो क्षार के केस में हो जाएगा पीकेबी। केबी मतलब क्षार का ये अनुपात है, के ए मतलब एसिड अम्ल का। इस तरह फार्मूला बनता है। जैसे एक सवाल बताते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बिलियन का पीएच याद करिए, जबकि 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट और 0.30 मोलर एसिटिक अम्ल उपस्थित है। यानी सोडियम एसीटेट दे दिया, एसिटिक अम्ल दे दिया, और के की वैल्यू दे दी गई के मतलब अम्ल का जो हमारा स्थिरांक है वो दे दिया गया 1.7 × 10⁻⁵। तो हेंडरसन फार्मूला लगाएंगे पीएच इक्वल टू पीके प्लस लाग लवण अपान अम्ल। पीके का मतलब पीएच मान हमारा माइनस में होगा, माइनस लाग के इक्वल टू लाग लवण अपान अम्ल। माइनस लाग के की वैल्यू दी गई, रख दिया गया। लवण की जो मात्रा दी गई वो है 0.10 सांद्रता, और अम्ल की सांद्रता 0.30 ये रख दी गई। इसको सॉल्व करेंगे, लाग का हम बिल्कुल ठीक ढंग से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा पीएच हो जाएगा। मतलब फार्मूले के बेस पर है, सब कुछ दिया जाएगा। जैसे एक बफर बिलियन है, दूसरा एग्जांपल 0.08 एसिटिक अम्ल 0.12, यानी लवण और अम्ल दोनों का जो है सांद्रता दी गई है और के दिया गया है। के दिया है, लवण और अम्ल दिया है, फार्मूले में रख के आंसर निकाल दिया। तो मतलब इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 2016 में ये पूछा गया था, एक बफर बिलियन में 0.25 मोलर NH4OH तथा 0.04 मोलर NH4Cl है। इस बिलियन का पीएच बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्षार की सांद्रता 0.25, लवण की सांद्रता है 0.04 और क्षार की है 0.25। केबी का मान दिया गया है, क्योंकि क्षार है तो क्षार के लिए फॉर्मूला लग जाएगा पीएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग लवण अपान भस्म। पीकेबी को अगर चेंज करेंगे तो जैसे पीएच का फॉर्मूला होता है तो माइनस लॉग केबी हो जाएगा, और केबी की वैल्यू दी गई 1.10⁻⁵ रख दिया गया। लवण और भस्म की सांद्रता दी गई, रख दिया। सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो हमारा आ गया पीएच। तो हेंडरसन इक्वेशन से चाहे अम्लीय बफर हो चाहे क्षारीय बफर हो, बफर का मतलब जैसे यहाँ पर क्षार है NH4OH और उसका ही एक लवण है NH4Cl, तो ये क्षारीय बफर है, यानी हेंडरसन इक्वेशन यहाँ प्रयोग होता है। उसके ऊपर वाले में जो हमने बताया था, यहाँ अम्ल है और उसका एक क्षार है, उसका एक लवण है पोटेशियम एसीटेट। तो जब इस तरह का मतलब मिश्रण कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि बफर बिलियन है और उसमें हेंडरसन इक्वेशन लगाना। तो इस तरह से पीएच का एक पोर्शन खत्म हो गया, इसको आप रिवीजन करिएगा। कुछ चीजें और हैं, जल का रोगाणुनाशन कैसे करते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पीएच वाला अगर आप पूरी तरह से नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मान लीजिए, लेकिन इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। जो पिछले दिनों में हमने जल में पढ़ाया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो लाइम सोडा हो, चाहे कठोरता निकालने के लिए विधियां हो। न्यूमेरिकल तो आता ही है, विधि में सोडियम जियोलाइट और लाइम सोडा विधि पूछी जाती है। और जो चौथा क्वेश्चन है, मतलब 2 न्यूमेरिकल और वो विधि हमने जो बताई वो, इसके बाद जल का रोगाणुनाशन, ये कभी पूछा जाता है। इसकी कई विधियां हैं, तो उबाल कर हम लोगों ने दूर करने की विधियों में पढ़ाई था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट को उबालते हैं तो काफी बैक्टीरिया मर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर है क्लोरामीन। क्लोरामीन क्या है, इससे रोगाणुनाशन किया जाता है। क्लोरामीन में क्लोरीन और अमोनिया होती है, दो। क्लोरीन 2 अनुपात में और अमोनिया 1 अनुपात में लेते हैं, तो इससे क्लोरामीन ClNH2 बनता है। ये ClNH2 क्या होता है, एक बैक्टीरिया नाशक है। ये क्लोरीन से अच्छी बैक्टीरिया नाशक मानी जाती है क्लोरामीन, ClNH2, क्योंकि क्लोरीन तो बैक्टीरिया मारती ही है, लेकिन क्लोरामीन और भी अच्छा होता है। ये क्लोरामीन पानी के साथ जुड़ करके HOCl बनाती है। HOCl एक रोगाणुनाशक का काम करता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, जो कि रोगाणुनाशक होता है। सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं और अमोनिया निकल जाती है। ये जल में अच्छा स्वाद देती है।
लेकिन इसकी अधिक मात्रा हो जाए तो भी हमें ये अरुचिकर नहीं होती है। आजकल जो है, जो नगर महापालिका द्वारा जो जल सप्लाई होता है, उसमें क्लोरामीन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह तीसरा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में हम लोग लेते हैं, जैसे HOCl क्लोरामीन में है, उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन ना याद हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम प्रयोग कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो चूने का पानी और क्लोरीन गैस बनती है। ये क्लोरीन गैस जो है पानी से जोड़ करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है HOCl। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर जब पानी से जोड़ता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ये क्लोरीन गैस फिर से पानी से जोड़ के HCl और हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बनाती है। तो HOCl एक रोगाणुनाशक का काम करती है। वो क्लोरामीन में भी होती है, विरंजक चूर्ण में भी। इससे जीवाणु मर जाते हैं। ये 3 विधियां बहुत अच्छी हैं रोगाणुनाशन में। हाँ, बस ये है कि चूंकि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ज्यादा छोड़ता है, इसलिए पानी कठोर हो जाता है। इसलिए बजाय ब्लीचिंग पाउडर के क्लोरामीन सबसे अच्छा है ना। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर जगह पे अच्छा होता है। चौथा विधि है ओजोन द्वारा। इसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को, ये ओजोन गैस एक अच्छी रोगाणुनाशक होती है। तो ऑक्सीजन को जब हम आपस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो ओजोन में बदल जाती है, क्योंकि ओजोन जब टूटता है तो ऑक्सीजन गैस देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो है, तभी बैक्टीरियाओं को मार देती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। इसलिए है ना, ये चूंकि बहुत खर्चीला होता है, इसलिए नगर महापालिका द्वारा ये यूज नहीं किया जाता है। हालांकि रोगाणुनाशन क्लोरीन की अपेक्षा ये महंगा होता है। ये रंग गंध कुछ अवशेष भी नहीं छोड़ता है। ये आसानी से ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है और हानिकारक भी नहीं होती। जल में पानी ऑक्सीजन की मात्रा भी बनी रहती है, लेकिन ये महंगा होने के कारण ये यूज नहीं किया जा सकता। फिर है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणुनाशक होती है। क्लोरीन को जब पानी में हम रिएक्शन कराएंगे, जो पहले भी कर चुके हैं, HCl और HOCl बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, जो बैक्टीरिया को मारती है। इसमें करते क्या है, क्लोरीन की रोगाणुनाशक प्रकृति नवजात ऑक्सीजन मुक्त के कारण होती है। हानिकारक जीवाणु को ऑक्सीकृत कर देती है और मार देती है। कैसे, देखिए इस तरह से। जो HOCl होता है, देखिए एंजाइम की निष्क्रियता के कारण ही जीवाणु की मृत्यु होती है। हाइपोक्लोरस अम्ल आयनीकृत होकर के हाइपोक्लोराइट आयन OCl माइनस बनाता है, जो कि संयोग नहीं करता जीवाणु के साथ। तो हाइपोक्लोरस अम्ल हाइपोक्लोराइट आयनों की अपेक्षा 80 गुना विनाशकारी होता है। तो क्लोरीनीकरण तो है ही, लेकिन HOCl सबसे अच्छा माना जाता है। HOCl ज्यादा अच्छा माना जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल की अपेक्षा। हाइपोक्लोरस अम्ल हाइपोक्लोराइट आयनों की अपेक्षा लगभग 80 गुना विनाशकारी है। यह क्लोरीन सबसे अच्छा क्लोरीन तब होती है जब pH हमारा 6.5 तक हो। तो रोगाणु क्षमता को जो प्रभावित करने वाले कारक है, वो है आपका संपर्क अवधि, क्लोरीन के साथ कम हो जाती है। जल का तापक्रम अगर बढ़ गया तो जीवाणुओं की जो मृत्यु होती है क्लोरीन द्वारा, वो कम हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन गैस हो जाती है। जल का pH मान अगर 5.5 होता है तो वो भी घट जाती है। क्लोरीनीकरण के लाभ क्या होते हैं? ये अधिक प्रभावशाली और अल्प व्ययी विधि है। यह निम्न तथा सभी तापमानों पर प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरीन के संग्रहण में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरीन स्थायी होती है तो ये खराब नहीं होती है। इससे उपचारित जल में लवणों की अशुद्धियां उत्पन्न नहीं होती। हानियां क्या है कि अधिकतर ये अरुचिकर गंध और स्वाद में थोड़ा तीखा पाना जाता है। आंखों में जलन होने लगती है अगर क्लोरीन है। और कभी क्या होता है कि 6.5 pH पर कम प्रभावी होती है, जबकि ज्यादा होगा pH मान तो ज्यादा प्रभावित होती है। एक और विधि दी गई है परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग वो पीते हैं। अरे, हम लोग जो RO का पानी पीते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस विधि यही है। तो इसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। आगे भी हम इसको, और जितना बच रहा है उसको हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। तो आप सभी लोग इन पूरी सभी जितना भी नोट्स है सभी को रीडिंग कर लीजिए। इसी तरह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है,
इसको भी हम फिर बताते हैं, इसको कल हम लोग फिर एक बार रिवीजन के रूप में लेंगे। और ये सारे देखिए ये अभ्यास है, अभ्यास वाले प्रश्न भी आप सभी लोग आज पढ़ लीजिए सभी लोग, और कुछ न्यूमेरिकल लगा लीजिए। तो कल का दिन इसका रिवीजन होगा और जो बचा है वो 10 मिनट में खत्म करेंगे, साथ ही रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग कल फिर से उपस्थित हो जाइए 11 बजे। तो 11:10 पे क्लास ली जाएगी कल भी। तो अभी आप इन सभी चीजों को पहले रीडिंग कर लीजिए और अच्छी तरह। अब जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ आ गई होगी, सारी अटेंडेंस भी हो जाती है। अब हम जब भेजेंगे तो देखिएगा आप आखिरी में, ये लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग होती है, मोबाइल पे नहीं। ठीक है बेटा, तो मीटिंग एंड करते हैं। कल 11:10 पे फिर हम लोग जुड़ जाइए। राधे राधे सर।